Prism is a wedge-shaped portion of a transparent refracting media bounded by two plane faces inclined to each other। यानी कि एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है जिसको दो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंड करती हैं, जो कि अपने आप पे किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं। तो ये हमारा एक व्यू है, ठीक है। ये हम किसी साइड से देख रहे हैं, इसमें सब कुछ दिख रहा है हमें। एक ये दो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, these are two refracting surfaces, this is refracting surface and another this is refracting surface। इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, या कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसा है, अगर हम बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा। और ये हमारा ये दीज आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका बेस कहलाएगा हमारा। चलिए, तो ये प्रिज्म है बेसिक हमारा। इसके बाद में है, इसमें हमारा रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, हमारी कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये इस तरीके से यहाँ पे आई, तो इसका किस तरीके से डेविएशन होगा, कि एक बार रिफ्रैक्शन होना ही होना है, क्योंकि ये अंदर जा रही है। ये मीडियम हमारा जैसे मान लो डेंसर मीडियम है, इसको थोड़ा दिखा देते हैं, ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में रे जा रही है, ठीक है। अगर मीडियम ना होता तो रे कैसे आती, रे हमारी सीधी चली आती उस समय, ठीक है, इस तरीके चली आनी चाहिए थी। लेकिन हमारा मीडियम क्या डेंसर हो रहा है, तो मीडियम हमारा डेंसर हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हमारा बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल हमारा इनसाइड द मीडियम, जो हमारी रिफ्रैक्टिंग रे उसका एंगल छोटा हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे मान लो नॉर्मल बताते हैं, ये हमारा इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो जो एंगल हमारा वो पहले से कम हो जाएगा, कि रेयर से डेंसर में जाते हैं तो हमारी रे रिफ्रैक्टिंग रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो ये रे जो ऐसे वो इस तरीके बेंड हो जाएगी, तो हमारी जो रे होगी इस तरीके से बेंडिंग हो जाएगी, जैसा ही बेंडिंग होगी, ठीक है। और फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर से मीडियम का चेंज है, तो ये फिर रे फिर से हमारी बेंड होगी। देखें किस तरीके से होगी, हमेशा बेंडिंग जो होगी वो हमेशा बेस्ड होगी, इस पे बेस्ड होगी कि इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये कह सकते हैं नॉर्मल नंबर 1, ये कह सकते हैं नॉर्मल नंबर 2। अगर ये हमारा मीडियम चेंज ना होता तो रे हमारी सीधी चली जाती, ठीक है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो रहा है, तो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो जो हमारी रे है, जो बाहर रे निकले, उसका एंगल नॉर्मल से बढ़ जाएगा। तो जो भी एंगल है तो बढ़ेगा कैसे, ये बाहर को बढ़ेगा तभी होगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता। तो एंगल हमारा ये है, ये बढ़ गया हमारा एंगल इस तरीके से। तो दोनों बार हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है और इस बार नॉर्मल से अवे बेंड हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारे एंगल्स क्या होंगे, तो जो हमारा एंगल, जो हमारी रे इंसिडेंस हो रही है यहाँ पे, तो ये एंगल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे I1 बोल सकते हैं। ये अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा R1। इस तरीके से यहाँ पे इसको I2 बोलेंगे और यहाँ पे इसको R2 बोलेंगे। अब आपको लग सकता है कि सर यहाँ पे I1 बोला, यहाँ पे R1 बोला, फिर यहाँ पे I2 बोलते हैं, यहाँ R2 बोलते हैं, बोल सकते हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा I को R, R को I बोलने में। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा सिमेट्रिकल बनता है, जो हमारे डेरिवेशन से बड़े याद करने में आसान बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके पीछे ऐसा है कि अगर रे यहाँ से आप इनपुट करेंगे तो वो यहीं से निकलेगी, वो रे कहाँ निकलेगी, इस पॉइंट से। लेकिन अगर आप रे यहाँ से इंसिडेंस करेंगे तो वो रे वहां से निकलेगी। तो आप यहाँ से करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उस समय ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। अगर आप रे यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। इसलिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट की वजह से इनको I और I बोला गया, अंदर वालों को दोनों को R1 और R2 बोला गया है ना। चलिए, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए कि बाहर से हम अगर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे निकलेगी, अगर यहाँ से एग्जैक्ट सेम रे इंसर्ट कर दें तो रे वहां से निकलेगी। तो ये हमारे इस तरीके से हम एंगल बना सकते हैं। और रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट थ्रू प्रिज्म हम यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ खास था नहीं। ये हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो रे हमारी कितनी डेविएट हो गई, तो अगर हमारी जो रेड रे है
ये जो हमने इंसिडेंस की थी, ये रे जा रही थी सीधी, एक बार यहाँ पे बेंड हुई, एक बार यहाँ पे बेंड हुई है, लेकिन फाइनली देखते हैं ये रे इस रे से कितना ओवरऑल बेंड हो गई है। तो हमने देखा ये रे सीधी चली आती, लेकिन बेंड होने की वजह से ये यहाँ गई है, तो ये हमारा बेंडिंग हुई है, तो ओवरऑल ये डेविएशन आया है। इंसिडेंस रे का फाइनल इमर्जेंट रे से एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट रे इतना डेविएट हो गई, दो बार डेविएट हुई थी, एक बार यहाँ पे डेविएट हुई, एक बार यहाँ पे, लेकिन फाइनली इतना डेविएट हुई, तो इससे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमें निकालना हो, या एंगल ऑफ डेविएशन हमारा किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो तो पॉइंट आगे आएंगे। इनफैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन हमें यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए क्या बनेगा, इसको हम फिगर को देखो ध्यान से देखते हैं, देखिए क्या बनेगा। ये जो हमारा आई है, ये यहाँ पे आई आ जाएगा, ये एंगल जो देखो, ये एंगल किसके बीच में आई, हमारा एंगल है रेड और ब्लू लाइन के बीच में, तो ये हमारा एंगल आई होगा टोटल, ये टोटल एंगल हमारा आई होगा। और इसमें से हमारा जो अंदर वाला एंगल कितना है, एंगल वाला यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बना है, यहाँ पे थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं। इनफैक्ट इसको यहाँ पे देख लेते हैं तो आसान रहेगा, हम इसको यहाँ देख लेते हैं तो आसान रहेगा, तो क्योंकि यहाँ देखने में थोड़ा फिगर बड़ी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये डेविएशन है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा, ये आई जो एंगल है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल है, तो ये आर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, ये अंदर यहाँ पे चेक करिए कितना हो गया एंगल, डेटा एंगल इज आई माइनस आर, आई माइनस आर। ऐसे ही देखिए ये टोटल, ये आई डैश है अगर एंगल, तो ये टोटल आई डैश होगा, ये टोटल आई डैश होगा, ये टोटल आई डैश होगा, तो ये एंगल कितना कहलाएगा, ये अंदर यहाँ पे ये वाला एंगल, ये कहलाएगा आई डैश माइनस आर डैश, चेक कर लीजिए। अब ये जो डेल्टा है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस वन, ये डेल्टा हमारा क्या है, इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर है, चेक करिए देखिए ऐसे, ये डेल्टा है और ये एंगल हमारे आ चुके हैं, ये एंगल आ चुका है आई माइनस आर, और यहाँ पे आ चुका है आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश, इस तरीके से। तो हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम होता है ना। या वैसे भी कह सकते हैं, एक तरीका और है इस बात को, या तो हम डायरेक्टली लिख लें डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये टोटल 180 होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए टोटल, यहाँ से ये 180 होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, तो उसमें से डेल्टा हट गया, तो ये एंगल कितना बचा, ये वाला 180 माइनस डेल्टा। अब ट्रायंगल के सारे तीनों ट्रायंगल जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, तीनों का सम कितना 180, तो उसको सम कर दीजिए, दिस प्लस दिस, देखिए आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश प्लस 180 माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 180, तो 180 से 180 कट गया, तो आप देख सकते हो डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए यही टर्म हमारी इक्वेशन आ चुकी है, माइनस डेल्टा उधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये हमारा आ चुका है। देखिए तुम इस तरीके समझ सकते हैं। खैर ये जो हमारी इक्वेशन आ चुकी है इसको लिखते हैं, ये इक्वेशन वहां पे लिखी हुई, इसको दोबारा वहीं पे देख लेते हैं, सही है। ये हमारी इक्वेशन हुई, इसको लिख सकते हैं आई प्लस आई डैश प्लस आई प्लस आई डैश, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर डैश, ये हमारी डेल्टा की इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए, कंप्लीट ट्रायंगल देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, ये ए पॉइंट अगर बोले ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360, तो ये एंगल ए मान लेते हैं, ए प्लस ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90 प्लस 90 90
प्लस क्यू एन आर प्लस एंगल क्यू एन आर कितना हुआ, ये आपका कितना हुआ 360 हुआ टोटल। तो 180 इसमें घट जाएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू 180। ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, सही है, हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। और इस वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए आर प्लस आर डैश प्लस ट्रायंगल क्यू एन आर इक्वल्स टू, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करिए, आपस में चेक करिए जरा, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करिए। दो इक्वेशन से क्या निकला, आप कंपेयर करेंगे तो क्यू एन आर यहाँ पे, यहाँ क्यू एन आर, यहाँ 180, यहाँ 180 है, तो पता चला हमारा दिस वैल्यू आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए। तो इन दोनों इक्वेशन से ऐसे करते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दिया तो हमारा आ गया आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए। हमारी इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर दिस, इसका नाम मान लो डाल देते ए, डेविएशन वाली, इसको एक इसका नाम डाल दिया ए, 1 और 2 ले चुके तो ए मान दिया, इसकी वैल्यू को ए में पुट कर देंगे, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको ए में पुट कर देंगे। देखिए तो कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ए एंड 3 दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा अगर डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, इसको लिख सकते हैं डेल्टा डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है फाइनली, ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन है। तो डेविएशन, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस पे रिलेशन उनका दे रहा, सभी का एक रिलेशन हमारे पास। तो इसके कैसे किया हम लोगों ने, अगर आप समझना चाहें, अगर देखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमें आफ्टर ऑल डेविएशन निकालना था, ये क्वेश्चन हमारी डेविएशन की आ चुकी है, यहाँ पे मामला हमारा अटक गया। सही है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो सीधे सीधे एक ग्राफ से आ गया डेविएशन इतना होगा, तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटल में क्वाड्रेटल के सम एंगल्स का सम का फॉर्म लगा दिया, और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल नीचे वाला इसके सम का फॉर्म लगा दिया। यहाँ से हमारी एक एंटिटी आ गई आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, ये यहाँ पर कर दी, तुम्हारा आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये हमारी डेविएशन है, डेविएशन, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का आपस में रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए फिर से रिलेशन देख लेते हैं, तभी रिलेशन के हिसाब से हम बोल पाएंगे। तो हमारा रिलेशन है डेविएशन प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, ये हमारा रिलेशन है। तो ये हमारा डेविएशन किस किस बात पे डिपेंड कर, ये डेल्टा हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। और जो आई डैश है ये ऑटोमेटिक अपने आप ही इनमें से एक पे डिपेंड करेगा, कि दूसरा तो अपने आप आने वाला है। अगर आपका आई फिक्स है तो आई डैश अपने आप ऑटोमेटिक आने वाला, आपको पता ही है, क्योंकि ये क्या आपस में इंटरचेंजेबल है, एक पे डिपेंड करेगा, दोनों पे नहीं करेगा, मतलब दूसरा पे ऑटोमेटिक डिपेंड करेगा। तो एक पे डिपेंड होने का मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों का सम कितना था, डेल्टा प्लस ए आ रहा है, तो 30 प्लस 60 मान लो, ये 30 है 60 है, ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है, ये 60 और 30 तब भी वही आने वाला है। तो अगर आई और आई डैश आपस में इंटरचेंजेबल है, कुल मिला के जो डेविएशन है वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेगा और हमारे आई पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा कौन सी वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं और प्रिज्म का मटेरियल क्या है, ये दोनों चीज म्यू को बताती हैं। आगे चलकर हम देखेंगे इन पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रिज्म का मटेरियल है उसके हिसाब से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सब कुछ डिपेंड करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। ठीक है,
अभी हम देखेंगे कॉचीज इक्वेशन देखेंगे, वहां से पता चलेगा। खैर ये नॉर्मल सा पॉइंट था। अब इसके बाद में जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए इसका मीनिंग जैसे ये है, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और ये मान लो इस पॉइंट पे हम रे को डालेंगे और ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल को बता दी, भैया यहाँ पे एंगल आएगा, ये हमारा नॉर्मल इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग से हमने कुछ एंगल्स लिए। देखिए हमने क्या किया शुरुआत में, अब बताइए कितना एंगल है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया रे का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया। इस तरीके से हमने बहुत सारी रे ले रखी है, एक ऐसे ऐसे, ये रे नंबर 1 2 3 4 5, इससे कि बहुत सारी रेज है हमारी, हम उनको ऐसे देखिए पहली रे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रे। तो हमारी जो पहली रे है अगर ये रे होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, 0। दूसरे का हो सकता है 30 हो, फिर 60 हो, फिर 75 हो, फिर 90, इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि अपनी जो रे है इनपुट, जो हमारे हाथ में क्या है, यही तो रे हमारे हाथ में भाई, इसी का तो हम सबको चेंज कर सकते हैं। तो इस रे का हमने एंगल चेंज करना चालू, पहले 0 से लेके 90 डिग्री तक लेके गए, 0 से 90 डिग्री की तरह लेके गए और एक ग्राफ प्लॉट किया आई में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और डेविएशन में। तो ये हैज बीन ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्वेशन करने में पता चला कि ये हमारा आई है और ये डेविएशन है। तो डेविएशन शुरुआत में जो एंगल्स होते हैं, शुरुआत में काफी डेविएशन मिलता है और बाद में डेविएशन धीरे धीरे कम आता है और एक पॉइंट मिनिमम होता है, फिर से डेविएशन बढ़ने लगता है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जब आप आई की वैल्यू, मैंने बताया ये यहाँ से क्या आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जब वो आई की वैल्यू बढ़ाते हैं धीरे धीरे धीरे, एक पॉइंट, एक ऐसी आई की वैल्यू आती है जिसपे डेविएशन हमारा क्या होता है, मिनिमम, इस ग्राफ का मिनिमम इसी पॉइंट पे है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते समय बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे डेविएशन मिनिमम होता है। पहले मैक्सिमम, पहले काफी डेविएशन आपको मिलेगा, फिर धीरे धीरे कम होते होते एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा और फिर मिनिमम के बाद फिर बढ़ना चालू करेगा, फिर आगे मिनिमम बढ़ेगा। तो डेविएशन 0 से 90 जो हमारी रहे उसको करते हैं, एक जगह मिनिमम मिलेगा फिर से बढ़ेगा, मैक्सिमम डिक्रीज मिनिमम और फिर इंक्रीज, इस तरीके से। तो हमारे इंसिडेंस रे हैं उनको अगर हम चेंज करते रहे, डिफरेंट आई की वैल्यू ले रहे हैं, कम से लेके बढ़ाते चले जा रहे हैं और डेविएशन स्टार्टिंग में ज्यादा मिला, फिर हमारा कम होते हो एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे हमारा डेविएशन मिनिमम है, ये इतना ही डेविएशन है। बाकी किसी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे कितना डेविएशन है, इतना, ठीक है, इस पॉइंट पे डेविएशन कितना, इतना, मतलब इस पॉइंट का मतलब इस एंगल पे, इस आई की वैल्यू पे इतना डेविएशन और इस आई की वैल्यू पे इतना डेविएशन, ठीक है। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन का, तो एक पॉइंट पे डेविएशन हमें मिनिमम मिला, उसको कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं, उसको कहते हैं, ये वैल्यू जो हमारी आई है डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। तो हमारा एक ही पॉइंट मिलेगा, ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम आएगा, उसे डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा 12th में एक प्रैक्टिकल भी है, इस पे प्रिज्म लेके हम लोग बैठते हैं और नीचे से कई सारी हमारे पिन लगा देते हैं और एक साइड से देखते हैं, डिफरेंट रेज लेते हैं, एक पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन हमें मिलेगा। चलिए, जब एक पॉइंट आपको बता दूं, जब हमारा डेविएशन मिनिमम होता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, मान लो मैंने कहा किसी इस वैल्यू पे, आई की इस वैल्यू पे मिनिमम डेविएशन है, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो हमारी रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, जो ऐसे, कुछ भी हो जाए ये वैल्यू, ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल होती है, ये थोड़ा सा इट हैज बीन ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन पता चला है कि हमारा ऐसा होता है, ठीक है। और उस समय ही हमारे जो एंगल्स हैं, हमारे जो इंसिडेंस रे के और जो हमारा इमर्जेंट रे के, इनके जो एंगल्स है, जो ये एंगल आई और ये एंगल जो आई डैश, ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो दो कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन के केस में, कि आई और आई डैश बराबर होते हैं और अंदर में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इनका हम आगे चल के यूज करेंगे। ये मिनिमम डेविएशन का केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाएंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा। म्यू का रिलेशन निकालना है डेल्टा एम के साथ में, म्यू का डेल्टा एम के साथ में रिलेशन निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपसे बोला कि भैया मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो आई होती है
वो आई डैश के बराबर होती है, और डेल्टा को हम डेल्टा नहीं बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन होगा उस समय तो डेल्टा एम बोलेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था आपको पता ही है, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो आई और आई डैश बराबर होते हैं, तो हमने तो आई को तो आई रहने दिया और आई डैश को भी आई ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, ये 2i हो गया, 2i हो गया। डेल्टा प्लस, और डेल्टा को डेल्टा नहीं बोलेंगे उस समय क्या बोलेंगे, डेल्टा एम बोलेंगे, डेल्टा एम प्लस ए। तो आप देख सकते हैं हमारी आई की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। आई की वैल्यू हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेशन और होता था हमारा, आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू, आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू, ये हमारा होता था ए। अच्छा, यहाँ पे एक बात भूल गए, आई और आई डैश बराबर होते हैं और आर और आर डैश बराबर होते हैं, दो ये कंडीशन है सही, आर और आर डैश भी बराबर होते हैं। तो आर और आर डैश दोनों बराबर हो गए, तो आर को रखा, आर डैश को भी आर रख दिया, तो ए आ गया, तो 2r इक्वल्स टू ए, तो वी कैन से r इक्वल्स टू a बाई 2, r इक्वल्स टू a बाई 2। ठीक है, अब हमारा ये आ चुका है, और हमने अगर वहां पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए जिसकी बात हो रही है प्रिज्म की, ये हमने कहा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो क्या कंडीशन बन रही होगी, ये रे ऐसे आई, ये पैरेलल रे, और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है, मान लीजिए मैं पॉइंट नॉर्मली भी पहले ही ड्रॉन कर देते हैं, ये कंडीशन रहेगी। और हमारे एंगल्स क्या होंगे, हमारे एंगल्स क्या होंगे, ये देखो, ये एंगल हमारा आई होगा, और हमारा ये भी आई ही होगा, उसमें बोला है हमने आई और आई डैश बराबर होते हैं, ये आर होगा और ये भी आर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चाहे स्नेल्स लॉ यहाँ लगा दो, चाहे स्नेल्स लॉ यहाँ लगा दो, आप देखेंगे बिल्कुल सही बात सेम आने वाली। तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया यहाँ पे, स्नेल्स लॉ हमने माना बाहर क्या है, μ1 है, अंदर क्या है, μ2 है, और फिर से μ1 है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया इस पॉइंट पे, तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, μ2 बाई μ1 हो जाएगा, μ2 बाई μ1 हमारा हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, μ2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया μ2 1, तो μ2 1 हमारा ये वैल्यू हो गई μ2 1, ये μ2 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो μ2 1 हमारा क्या होगा, μ2 1 हमारा क्या होगा, साइन आई की वैल्यू हमारी क्या है, डेट ए वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, यहाँ लिखेंगे साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बाई 2। तो हमारे फाइनल एक फॉर्मूला आ चुका है, हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, ये वाला, ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमम डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे से, ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो बस मिनिमम डेविएशन का जब भी फॉर्मूला निकालने की बात आए तो याद रखिए, आई और आई डैश बराबर होते हैं, आर और आर डैश बराबर होते हैं, ये रे अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल होती है, और हमने ये वाली जो आ चुकी है, तो इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने ये वैल्यू रख दी, और ये भी हमारी एक इक्वेशन है जो हमारे काम की इक्वेशन है। सही है, दोनों इक्वेशन में हमने वो वैल्यू रख दी जो हमारी मिनिमम डेविएशन के समय होती हैं, उनसे एक से आई निकला, एक से आर निकला, स्नेल्स लॉ लगा के वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा रिलेशन आ गया। बताइए, पूछिए, कुछ कुछ अगर पूछना हो आपको तो। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, सिद्धार्थ, लेट हो गया जब मैं रिद्धि सोहम, पूछना कुछ आपको। ठीक है, तो बस बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ समझ में आने लगेंगी, वही है, कुछ खास नहीं, वही ये पॉइंट है, कैसे करें। चलिए आगे देखते हैं। ये कैसे ब्लर हो गया, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड हो जाना, ये ब्लर कैसे हो गया, मैंने मैनुअल नहीं किया इसको क्या, एक जस्ट सेकेंड अभी साफ है, शायद मैनुअल करना भूल गया था मैं। चलिए,
एक सेकंड यार, क्या ब्लर है थोड़ा, बताइए ब्लर है थोड़ा है। थोड़ा ब्लर है, एक मिनट रुक जाइए। क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा, एक सेकंड हो जाए। देख रहे हैं ना, सही है, सही है, कम ज़्यादा तो बता देना, सही है। ब्लर है साफ है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, पहले से ही कर लेते हैं इसको, चेंज हो गया कैसे भी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। ये हमारा प्रिज्म स्मॉल एंगल का है, उससे डेविएशन कैसे होगा। सही, डेविएशन तो बड़े प्रिज्म से भी होता है, छोटे से भी होता है, लेकिन इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा हमारा। तो अच्छा, स्मॉल एंगल का मतलब क्या है? स्मॉल एंगल का मतलब है प्रिज्म हमारा जो ऐसा प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म ऐसा नहीं है, प्रिज्म हमारा कैसा है, प्रिज्म हमारा पतला इस तरीके से, ये है इस तरीके से। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क क्या पड़ा, चलिए इससे क्या फर्क पड़ रहा है और इससे क्या, तभी तो पता चला कि डिफरेंस होगा। देखिए, जैसे मान लो मैं दो प्रिज्म बनाता हूँ, ये तो ओरिजिनल एक प्रिज्म हमने बनाया, सही है। एक हम बनाते हैं येलो कलर का प्रिज्म, ठीक है, तब समझ में आएगा, सही है। हम्म। हमारी रे मान लीजिए ये इस तरीके से आ रही, देखिए हमारी रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये रे हमारी दोनों से मिलके जा रही थी, मान लो, सही। अगर मतलब पहला प्रिज्म होता या दूसरा प्रिज्म होता तो उससे ऐसे जाती, मान लो, ठीक है। कोई एक बार में एक प्रिज्म होता, तो यहाँ पे एंगल ऑफ, देखिए यहाँ पे एंगल हमारा ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे एंगल ऐसे बनेगा। देखो ऐसा होता है, देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारा अगर प्रिज्म ऐसा है तो एंगल हमारा, ये हमारा नॉर्मल ऐसा बनेगा, देख देख रहे ना। और रे हमारी फिक्स है, मान लो ये रे ऐसे जा रही, मान लो, सही है। अगर हमने रे को, जो एंगल को, प्रिज्म एंगल छोटा कर दिया, तो ये जो इसका नॉर्मल है, जो नॉर्मल इससे जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल भी तो नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल हमारा कम हो जाएगा। अगर हमारा प्रिज्म छोटे एंगल का बनाएंगे, देखिए तो देखो फिर से देखते हैं, देखिए थोड़ा समझने का पॉइंट है। ये रे जो करते हो पैरेलल बनाइए बिल्कुल ध्यान से, रे हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे। तो जो अब ये नॉर्मल हमारा ये एंगल बनेगा थोड़ा छोटा बनाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये प्रिज्म की जो ये है, ये था प्रिज्म की जो प्रिज्म पे नॉर्मल था, अगर प्रिज्म का एंगल छोटा होगा, ये ऐसे आएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पास पास आएंगी, तो ये नॉर्मल भी हमारा नीचे आ जाएगा ऐसे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारी टर्न होगी तो ये उस पर नॉर्मल भी तो टर्न हो जाएगा, क्यों? तो एंगल छोटा नहीं हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये रे हमारी सीधी जा रही थी व्हाइट वाली, तो ये नॉर्मल नॉर्मल इस पॉइंट पे ऐसा था, ये एंगल था। अगर येलो वाले पे अगर टकराती डायरेक्ट, तो येलो वाले की सरफेस ऐसी है और उसका एंगल है हमारा कैसा, ये अंदर है ना। ये देखो रेड वाले पे ऐसा नॉर्मल बनेगा और येलो वाले पे हमारा कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाँ ठीक है। येलो वाले पे हमारा नॉर्मल ऐसा बनेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा अगर हमारा प्रिज्म एंगल कम होगा तो, फॉर द सेम रे, क्यों? रिद्धि बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कम हो जाएगा फॉर द सेम रे अगर हमारा प्रिज्म एंगल छोटा होता है। देखिए ऐसा है ना, पॉइंट में फिर से समझा रहा हूं, सही है। पार्टिसिपेट किया कर, बोल दिया कर बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये रे हमारी ऐसे आ रही, देखो ये रे हमारी ऐसे आ रही, सही है। अगर हमारा प्रिज्म ऐसा है, इसके सामने ऐसा प्रिज्म पड़ा, देखिए ऐसा प्रिज्म पड़ा, देखो ध्यान देना,
ऐसा प्रिज्म पड़ा, तो इसका नॉर्मल क्या बनेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल कैसा बनेगा, ये हमारा नॉर्मल ऐसा बनेगा। ये सुनो, इस समय देखिए ये एंगल कितना है, ठीक है, देख रहे हैं ना। अगर यही रे हमारी किसी एक ऐसे प्रिज्म पे पड़ती जो कि पतला है, देखो अब यहां बना देते हैं दोबारा से, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, देखो ध्यान से, तब हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ यहाँ पे कितना एंगल बनेगा इस पॉइंट पे सरफेस पे, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल कैसा होगा, ये चूंकि ये सरफेस ऐसी थी तो एंगल ऐसा था, अब जब हमारी सरफेस ये ऐसे आ गई सीधी हो गई तो नॉर्मल नहीं चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये एंगल छोटा नहीं हो जाएगा पहले से, क्यों, जब सरफेस, जब देखिए जब हमारी सरफेस बेंड करेगी तो उसका नॉर्मल भी तो बेंड करेगा, ये सब सरफेस ऐसे थी, ऐसे मतलब ये नॉर्मल है, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, जब सरफेस हमारी बेंड करेगी तो नॉर्मल भी तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे सरफेस पे ही तो नॉर्मल रहेगा। तो अगर हमारी ये सरफेस चूंकि पास पास आ रही है तो ये एंगल जो उस पर जो व्हाइट कलर से एंगल बनाया, ये हमारा एंगल ये नीचे को आ जाएगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा, ये पॉइंट है समझाने के लिए। बाकी बुक में तो कुछ समझाया नहीं है, वो तो सीधे सीधे बोल दिया कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वो रे तो वही है, सीधी जा रही है, लेकिन इस वाले पे एंगल ज्यादा बनाएगी और इस वाले पे एंगल छोटा बनाएगा, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल खुद चेंज हो रहा है, इंसिडेंस तो सेम है, मान लो और सेम है, बिल्कुल सीधी जा रही है, इससे पड़ती या इससे पड़ती, कि एक बार में किसी एक से पड़ती, इस पे ज्यादा एंगल बनेगा, इस पे कम एंगल बनेगा, क्योंकि ये हमारी जो हमारी ये जो हमारी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पास पास आ गई है, तो इनका जो पहले नॉर्मल ऐसा बनता था, पहले नॉर्मल ऐसा बनता था, अब वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारी ऐसे आ गई है, तो ये हमारा ऐसा नीचे आ गया, नॉर्मल भी नीचे आ गया, तो जब नॉर्मल नीचे आ गया, रे तो वही है, नॉर्मल 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 हमारे नीचे आ गया तो एंगल हमारा कम हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कम हो जाता है इस वाले प्रिज्म में जो पतला होता है, सही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होने का मतलब क्या है, जो साइन आई होगा, साइन आई अप्रोक्सीमेट आई के बराबर होता है, मैंने आपसे एक दो प्रूफ भी किया है, और साइन आर हमारा आर के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया। तो स्नेल्स लॉ हमने पहली सरफेस पे लगाया और स्नेल्स लॉ हमने सेकंड सरफेस पे लगाया। पहली सरफेस पे हमारा स्नेल्स लॉ क्या बना था, देखिए साइन आई वाई साइन आर इक्वल टू क्या बना था, म्यू बना था हमारा, सही है। और दूसरी सरफेस पे क्या बना था, साइन आई डैश बाई साइन आर डैश इक्वल टू म्यू, दोनों बार आपका यही रहा था। तो यहाँ पे अगर स्मॉल एंगल इंसिडेंस करेंगे तो हमारा क्या आई क्या हो जाएगा, साइन आई क्या आई के बराबर हो जाएगा, आर साइन आर आर के बराबर, तो हमारा आई हो जाएगा म्यू आर। यहाँ देखिए यहाँ पे आई डैश हमारा हो जाएगा म्यू आर डैश, ये हमारी दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। और हमारा हमें पहले ही पता है एक हमारे पास रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है एंगल ऑफ जो डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, ये हमारा एंगल रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आई वाई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ए और आई की जगह लिख सकते हैं म्यू आर प्लस म्यू आर डैश, म्यू आर डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर डैश, तो यह म्यू और आर प्लस आर डैश क्या होता है, ए होता है, तो डेल्टा प्लस ए बराबर दिस, डेल्टा बराबर म्यू ए माइनस ए, दैट इज द ए कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 इंटू ए दैट इज अ डेल्टा। तो ये हमारा ये रिलेशन हुआ स्मॉल प्रिज्म के लिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। इनफैक्ट ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन था नॉर्मल प्रिज्म के लिए कितना होता है डेविएशन और प्रिज्म एंगल में रिलेशन, डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ये कब होता है, ये होता है नॉर्मल प्रिज्म में, जो मोटा प्रिज्म होता है, मतलब 30 डिग्री है, मान लो इसमें एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कुछ इस तरीके से एंगल है। लेकिन अगर आपका 10 डिग्री बहुत 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ ऐसा है, कम एंगल है, तो ये रिलेशन लगेगा, मतलब ये भी वैलिड है, ये तो हमेशा ही वैलिड है, ये तो जनरल रिलेशन है, ये तो हमेशा लगेगा। लेकिन अगर हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म करना चाहें स्मॉल एंगल डेविएशन का यूज करके थोड़ा सा समराइज करें तो हम देख सकते हैं ये, तो हम ये देख सकते हैं डेविएशन हमारा स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए है, और वैसे क्या है डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई 1 प्लस आई डैश।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्मॉल एंगल, ये जनरल डेरिवेशन ये हमेशा एप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बाद अब कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हमने डिस्कशन कर चुके हैं, इनको हम देखते हैं। देखा, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड आई डैश फॉर विच अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म डेविएट थ्रू द सेम एंगल। मतलब एक आई और आई डैश की, आई और आई डैश दो वैल्यू ऐसी होती है जिनके लिए सेम डेविएशन होता है। पॉइंट क्या है, देखिए जैसे डेल्टा प्लस ए है तो हमारा क्या होगा, ये आई प्लस आई डैश पे डिपेंड करेगा। अगर आई और आई डैश आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी तो बी डेविएशन एक वो डेल्टा ही आएगा। ऐसे समझ सकते हैं, मान लो देखिए एक बात कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 है और ये हमारा 25 है, तो इधर डिग्री, इधर कितना बना टोटल 55, तो इधर भी 55 आना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 40 ले लिया और ये 15 ले लिया, ठीक है, ऐसे ही मैंने रैंडमली एक बात कही, ऐसे बताया है। तो ये 40 प्लस ये भी 40 प्लस 15 कितना 55 है और ये भी 55 है। ये 55 हमेशा ये वैल्यू उतनी ही रहेगी अगर इनको चेंज कर दें। 25 प्लस 30 में भी यही होने वाला है, 25 प्लस 30 में भी यही होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने कहा इस प्रिज्म के लिए था, ये आपका 30 था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था और ये वैल्यू लास्ट में 25 थी। मान लो ये वैल्यू हमारी 25 थी, तो कुछ ना कुछ डेविएशन हो ही रहा होगा, ये डेविएशन था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये डेविएशन हमारा फिक्स रहेगा अगर ये चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाएं, ये चीजें आपस में इंटरचेंज, सही बात है। मतलब कि देखो अगर इधर से इंसिडेंस करोगे तो ये आई होगा और ये आई डैश होगा, तभी डेविएशन उतना ही रहेगा। अगर इधर से इंसिडेंस करोगे तो आई हमारा कितना हो जाएगा, ये, और आई डैश हो जाएगा, डेविएशन उतना ही रहने वाला है। तो ये बात तो पहले भी बात हुई हमारी, ये हमारा फॉर्मूला बिल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आई और आई डैश को आपस में इंटरचेंज कर लें। 30 डिग्री पे डाल रहे हैं तो मान लो 25 डिग्री आ रहा है, मतलब इंसिडेंस, मतलब इमरजेंस आ रही है, 25 पे इंसिडेंस करें तो 30 पे इमरजेंस हो रही है। लेकिन डेल्टा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डेल्टा हमेशा सेम, कि डेल्टा प्लस ए इज अ कांस्टेंट फॉर आई और आई डैश को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे पूछा जाए 30 और 25 का सम अगर डेल्टा प्लस ए आ रहा है तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक जो हमारा एक डेविएशन, जैसे कहा जाए डेविएशन 30 डिग्री कभी बना, कभी आपसे कहा जाए 30 डिग्री कोई डेविएशन मान लो बना, तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। किसी इंसिडेंस, मतलब किसी एक इंसिडेंस के लिए करता होगा, किसी दूसरे के लिए भी करता होगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन आता है, ठीक है। क्योंकि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से इंसिडेंस या इधर से इंसिडेंस, भी इंसिडेंस हो जाएगा ना। फिर अगर इधर से करो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30, इधर से करो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन आता है। चलिए, तो हमारा ये क्या है, स्टैंडर्ड रिलेशन है आपस में। अब इन्होंने कहा कि फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो हमारा क्या रिलेशन आता है, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन हमारा हो जाता है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट हो जाता है। चेक करिए, तो उन्होंने बोला फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है दैट इज दिस, ठीक है, बट ऑफ प्रिज्म ऑफ लार्जर रिफ्रैक्टिव एंगल, ये तो होता ही है, ठीक है। ये तो वही बात बोली जो मैंने आपसे बोली है। आगे देखते हैं, ये तो वही बात है कि बोले ये जनरल एक्सप्रेशन है और स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, वो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो आपको आगे मिलेगा। लिखा है देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। एक और केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी उस पे एंगल ऑफ हमारा जो होगा मिनिमम डेविएशन मिलेगा। आपने देखा तो उस ग्राफ में एक ही वैल्यू थी, उस ग्राफ में एक ही वैल्यू पे ऐसा होता था, इस वैल्यू पे ऐसा होता था कि डेविएशन हमारा मिनिमम मिलता था। आई की एक ही इकलौती वैल्यू होगी, दो आपको डेविएशन के एंगल नहीं मिलेंगे। अगर जैसे कहा जाए कि 30 डिग्री पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो 30 पे ही होगा, ना 31 से ऊपर कोई वैल्यू होगी, ना 30 से नीचे कोई वैल्यू होगी। अगर 30 है तो 30 पे ही मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, एक ही मिलेगा मिनिमम डेविएशन के एंगल, एक ही मिलेगा। चलिए, अब उन्होंने कहा डेविएशन कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम पे तो एक ही वैल्यू होगी, मैक्सिमम कब होगा, तो उन्होंने बोला कि हमारा तब मैक्सिमम होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने 90। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा सही महसूस होता नहीं था। एंगल 90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब है कि ये जो प्रिज्म की सरफेस से ठीक है ऐसे दे जाए, जब ऐसे दे जाएगी तो सीधी नहीं चली जाएगी, तो वो अंदर जाने में मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं 90 से थोड़ा कम जो होगा, अगर 90 से जो थोड़े कम वाले एंगल होंगे उन सब के लिए, मतलब उस 90 से जस्ट पहले वाला जो एंगल होगा ये 90 कह सकते हैं, उस पर डेविएशन मैक्सिमम होगा।
उस पर मैक्सिमम डेविएशन, उससे मैक्सिमम डेविएशन होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो हमारा जो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए जो है, ये हमारा ये रिलेशन है, और ये किसके इंडिपेंडेंट है, हमारे एंगल आई के, ये आई के इंडिपेंडेंट है। मैंने भी अभी आपसे ही बोला था, ये एंगल हमारा, ये जो हमारा फॉर्मूला है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए, जो डेविएशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट होता है। आगे देखते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन किसे कहते हैं? डिस्पर्शन का मतलब है कि लाइट रे अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में बिखर जाए, ब्रेक हो जाए। व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल कलर लाइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स जो हमारे विबग्योर के हिसाब से आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे एक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है। उन्होंने क्या किया, एक डिस्क ली, उसमें 7 कलर्स बनाए, 7 कलर्स लगाए, 7 कलर्स लगाए इसमें, और जैसे आपके जो विबग्योर के सारे कलर लगाए, उसको तेजी से घुमा दिया, स्पिनिंग कर दी तेजी से, तो जो कलर्स पहले दिख रहे थे वो व्हाइट दिखने लगे। बहुत तेजी से स्पिनिंग करी तो कोई कलर नहीं दिखा, सबका मिक्स होकर व्हाइट बन गया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको प्रूव किया था कि 7 कलर्स का यूज करने पे ही व्हाइट लाइट बनी है। तो डिस्पर्शन किसे कहते हैं? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास होने पे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर गई तो हम इसे कहेंगे कि भैया इस लाइट का डिस्पर्शन हो गया है। और जो रेज हमें सारे ये जो कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले हैं, अगर मान लो हमने यहाँ वॉल लगा दिए व्हाइट कलर की, तो उस पर सारे कलर्स आ जाएंगे। तो जो सारे ये 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या है? ये क्या है? स्पेक्ट्रम। ये क्या है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा कौन से कलर का डेविएशन ज्यादा होगा, कौन से कलर का डेविएशन कम होगा, तो हम उसको देखो समझ सकते हैं। सही है, डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला उसका हम यूज करके ये बात बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखना चाहें डेविएशन जो हमारा नॉर्मल अगर स्मॉल पे एंगल प्रिज्म के लिए भी देखें तो हम समझ सकते हैं डेविएशन क्या हुआ, μ-1 इंटू ए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो डेविएशन कब ज्यादा होगा? जब म्यू ज्यादा हो। अच्छा खास बात आपको, जैसे आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, तो वहां पे आपको ये महसूस हुआ कि भाई किसी कोई हमारे पास ग्लास का पीस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा जान के ताज्जुब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका फिक्स नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो अगर देखा जाए तो वो एग्जैक्ट 1.5 किसी अलग उसके लिए होगा, किसी कलर के लिए 1.5 होगा। जैसे रेड कलर की लाइट आ रही तो हो सकता हो 1.5 हो, और वायलेट के लिए 1.56 हो, 1.57 हो, या कुछ आगे पीछे वैल्यूज हो सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या किसी एक कलर के लिए कांस्टेंट है। जैसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो वो उसका मीनिंग है व्हाइट लाइट के लिए, वो आपका रेड के लिए, चलो मतलब रेड के लिए ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि रेड के लिए है। ठीक है, हम जो कलर्स लेते हैं, जैसे अगर हम आपको ये बाई चांस कोई भी लेंस भी बनाते हैं और दिखाते हैं ये हमारी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, तो ये व्हाइट लाइट नहीं होती, ये किसी सिंगल कलर की लाइट होती है, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो मतलब ग्रीन लाइट है तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गई। अगर आपने यहाँ पे व्हाइट लाइट डाल दी तो व्हाइट लाइट अलग अलग जगह कन्वर्ज होगी, क्योंकि दैट इज नॉट अ सिंगल कलर लाइट, दैट इज कलर सेगमेंट ऑफ 7 कलर्स। तो सब जगह अलग अलग जगह कन्वर्ज होगी। इसी को कहते हैं आपका क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्रोम का मतलब कलर्स होता है। तो अगर व्हाइट आप केवल एक कलर येलो कलर की लाइट डालेंगे तो एक ही जगह कन्वर्ज होगी, ग्रीन कलर की डालेंगे तो कहीं और कन्वर्ज होगी। ठीक है, लेकिन अगर व्हाइट लाइट डालेंगे तो अपने बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह कन्वर्ज होगी, क्योंकि इसी प्रिज्म का जो म्यू है सबके लिए अलग अलग है। सबके अगर इसका म्यू अलग है तो इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। डिफरेंट म्यू के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ होती है, आपको पता ही है। 1/f क्या होता है? μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमारा म्यू चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो ठीक है, तो अभी तक जो आपको महसूस होता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज का इतना है, वो अगर देखा जाए तो वो एक उसमें पॉइंट है, वो किसी एक कलर के लिए है। अगर आप 7 कलर्स के लिए देखना चाहते हैं तो हर कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। चलिए, लेकिन हाँ दो सब होते हैं आसपास ही, इतना नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हाँ होंगे पास पास, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब कलर। जैसे हम देखते हैं जो रेड कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ अप्रॉक्स
8000 एंगस्ट्रॉम होती है, थोड़ी सी कम होती है अप्रॉक्स इतनी। ये भी आपकी वायलेट की होती है 3900 कुछ, इसको शॉर्टकट में 4000 बोल देते हैं। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ हमारी अलग होती है, और वेवलेंथ अलग होने की वजह से म्यू अलग होता है, कि जो म्यू होता है वो हमारा इस पे हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कौन सी इक्वेशन से? कॉचीज इक्वेशन से हमारा डिपेंड करता है। वो इक्वेशन हमारी है, हमने आगे लिख रखी है शायद, हाँ ये हमारी इक्वेशन है, ये b इक्वल्स टू a बाई 1 प्लस b बाई लेमडा स्क्वायर प्लस c बाई लेमडा की पावर 4, ये इक्वेशन होती है। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, इसको लिखने का तरीका ऐसा करिए, a प्लस b प्लस c लिखिए, डिवाइड करिए लेमडा की पावर 0, लेमडा की पावर 2, लेमडा की पावर 4। अब आपको थोड़ा याद हो सकती है आसानी से, लेकिन आफ्टर ऑल यू कैन सी हियर जो म्यू इज एंटी प्रोपोर्शनल टू लेमडा, कहीं ना कहीं लेमडा के बढ़ने पे म्यू कम हो जाता है, लेमडा के बढ़ने पे म्यू कम हो जाता है। तो अगर देखो लेमडा ज्यादा होने पे म्यू कम होगा, तो इसका लेमडा ज्यादा है, देखिए रेड कलर का लेमडा ज्यादा है, तो ये इसका म्यू क्या है? म्यू रेड कम है। ये इसका वायलेट का म्यू मान लो म्यू वी है, और रेड का म्यू हमारा म्यू आर है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा तो इसका म्यू कम है, यानी कह सकते हैं म्यू आर इज लेस देन म्यू वी। ठीक है, अब जिसका म्यू कम होगा उसका डेविएशन भी कम होगा, आप समझ सकते, देखिए इस फॉर्मूले देखिए, जिसका म्यू कम है उसका डेविएशन भी कम है, तो डेविएशन रेड कलर का कम होगा और वायलेट कलर का डेविएशन हमारा ज्यादा होगा। सही है ये, तो ये बात देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम से। तो रेड कलर हमारा जो आज सीधी लाइट जा रही थी उसका जो डेविएशन है रेड का कम है और वायलेट का बहुत ज्यादा है। वायलेट का म्यू कम होने से लेमडा हमारा कम है, देखिए इसका लेमडा कम है तो हमारा म्यू उसका ज्यादा है, और म्यू उसका ज्यादा है तो इसका डेविएशन, म्यू ज्यादा है तो उसका डेविएशन भी ज्यादा है। चेक कर लीजिए, देखिए एक बार के लिए, रेड कलर का म्यू हमारा लेमडा ज्यादा है तो म्यू हमारा कम है, ये बात समझिए पहले, रेड कलर का म्यू हमारा कम है, जिसका म्यू कम होगा उसका डेविएशन भी कम होगा, तो रेड कलर का डेविएशन कम होता है। देख सकते हैं आपसे रेड कलर का डेविएशन कम होता है। बहुत सारे कलर्स हैं, तो यहाँ जैसे आपके सामने 7 कलर चल रहे हैं, और उनमें से कौन सा कलर आपके पास आएगा? रेड कलर पास आएगा। क्यों? कि वो वहां से चलेगा, यहाँ तक आने में उसका डेविएशन होगा ही नहीं, इन्वायरमेंट भी आपको डेविएशन नहीं देता है, तो इसलिए उसकी स्कैटरिंग भी कम होती है, तो रेड कलर दूर तक दिखाई देता है, और वायलेट या ब्लू कलर क्या होता है? इन्वायरमेंट में आपका घुल जाता है। ठीक है, तो वहां से भी, तो वैसे भी पता है स्कैटरिंग लाइट में भी हम देखते हैं इस बात को। तो ये हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ, ये कभी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो या प्रिज्म से पास हो के अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में चेंज होगी तो उसे कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है? वो कॉज मैंने आपको पहले ही बोल रखा, कॉज क्या है? डिफरेंट कलर्स हैविंग अ डिफरेंट वेवलेंथ, एंड डिफरेंट वेवलेंथ हैविंग अ डिफरेंट म्यू, एंड डिफरेंट म्यू हैविंग अ डिफरेंट डेविएशन, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, लिखा डिस्पर्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेड कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वायलेट के लिए अलग है, यानी कि एक ही मीडियम जो हमारा है, मतलब कोई भी मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है, वो कलर के डिपेंडेंट है। मालूम हो सकता है ग्रीन को डिफाइन करके दिया, ठीक है, लेकिन वायलेट के लिए कुछ और वैल्यू आएगी, वो कॉचीज इक्वेशन से पता चलता है बात हमें। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन हमारा जो मेन रे जा रही थी उसके रिस्पेक्ट में ये रे सीधी चली आती, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कौन कौन से टोटल डेविएशन हमारे हुए। तो सबसे ज्यादा डेविएशन हमारा वायलेट का हुआ है और सबसे कम हमारा रेड का हुआ है। इनके बीच में ही कहीं ना कहीं येलो जो मीन में आती है, येलो हमारी मीन में आती है। देखो एक पॉइंट आपको बताते हैं, अगर देखेंगे यहाँ पे येलो यहाँ पे मीन में नहीं बनेगी, चेक करिए, देखिए येलो यहाँ मीन में नहीं बनी, देखिए मीन क्या बनना चाहिए? ग्रीन बनना चाहिए, आप ध्यान देंगे, बनता ना बनता, देखो चेक करो, देखिए ये आपका 3 वैल्यू ऊपर और 3 वैल्यू नीचे, ग्रीन बनना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्वेशन पता चला कि जो मीन का जो डेविएशन है, इसका जो एंगल का जो बड़े वायलेट के एंगल में से अगर मैं इसका एंगल घटाऊंगा, सही है, इसका एंगल घटाऊंगा तो आएगा फुल डेविएशन, और जो जो ओवरऑल जो हमारा स्पेक्ट्रम, जैसे मान लो ये सीधी होता, ये डेविएट ऐसे हुआ, तो जो मीन कलर जो हमारा उस एंगल पे आएगा, जैसे 60 डिग्री पे डेविएट हुए, टोटल 60 डिग्री आया,
वायलेट और रेड के बीच में 60 डिग्री आया, तो येलो कलर उस समय ठीक बीच में जा रहा होता है, ग्रीन बीच में नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन पता चला कि हमारा ग्रीन मीन ना होके येलो मीन है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, आपको हो सकता है आपको कंफ्यूजन होता कि ग्रीन नहीं येलो के येलो है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ऐसा होता है। चलिए, तो हमारा जो डिस्पर्सन किसे कहते हैं और डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है कि एंगुलर डिस्पर्सन तो जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है, जो आपका वायलेट का डिस्पर्सन में से रेड का डिस्पर्सन घटा देंगे, तो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो अगर आप करना चाहें तो देखिए, तो लैम्डा का फॉर्मूला में बताइए स्मॉल एंगल के लिए कितना होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा ये अगर वी लगाएंगे, डेविएशन लगाएंगे फॉर वायलेट, तो यहाँ वायलेट करेंगे तो वायलेट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा। लैम्डा आर लगाएंगे तो डेल्टा आर लगाएंगे तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी है, ये वाली यहाँ पुट कर दीजिए, चेक करिए क्या आने वाला है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लीजिए, सही है। तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इंटू ए, तो माइनस से प्लस कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हमारा एंगुलर डिस्पर्सन इतना हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्सिव पावर कितनी कहलाती है, डिस्पर्सिव पावर तो मीन के रिस्पेक्ट में, जो मीन रे येलो के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा खुल जाए, जैसे ये मान ले किसी प्रिज्म ने इतना खोला और दूसरे प्रिज्म ने उसको ज्यादा खोल दिया, जो प्रिज्म ज्यादा स्प्रेड करेगा स्पेक्ट्रम को उसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी, ये साइंस है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारा एंगुलर डिस्पर्सन जितना ज्यादा होगा उतनी ही डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है। खैर, ये तो हमारा एंगुलर डिस्पर्सन है। आगे देखते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमारे एंगुलर डिस्पर्सन को मीन डेविएशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर हो गई एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन का डेविएशन क्या होता है लैम्डा डेल्टा वाई, ठीक है। वाई छूट गया है, देखो वाई लिखा जाएगा, मीन के लिए ये लिखेंगे। तो ये सारी वैल्यू पुट किया, ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, म्यू वी माइनस म्यू आर आया था और इंटू ए आया था, और ये क्या आएगा म्यू वाई डेल्टा वाई क्या आएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ही कट जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर इसको ओमेगा से जो डिनोट करते हैं वहाँ आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस 1।